हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैनेजमेंट विद सक्सेस। माय नेम इज़ मनीषा कौशिक। तो आज का हमारा टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम कि हमारा जो यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है मैनेजमेंट से रिलेटेड, मैनेजमेंट का बेसिक, वो हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो उसमें से हमने ये कुछ पॉइंट्स निकाले हैं फर्स्ट चैप्टर में से जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि टेलर वर्सेस फ्योल के जो प्रिंसिपल्स हैं उनमें क्या डिफरेंसेस हैं या क्या डिफरेंट उनके थॉट्स हैं। हॉथरन स्टडीज़ के कंक्लूजन्स क्या थे या हॉथरन स्टडीज़ क्या थी। फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स कौन कौन से थे, कंटीजेंसी अप्रोच कौन सी थी, और द मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी थ्योरी क्या कहती है। ये सारे क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू हैं। आज हम इन्हीं सब को डिस्कस करेंगे। चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं टेलर वर्सेस फ्योल की थ्योरी और प्रिंसिपल्स। टेलर ने क्या बोला कि दिस थ्योरी स्टेट्स दैट द प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, कि हम प्रोडक्टिविटी को किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं, एफिशिएंसी को इंक्रीज करके हम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। एफिशिएंसी कि कितना अच्छे से हम प्रॉपर, सपोज कीजिए कि आपने एक यूनिट सेट की कि एक स्टैंडर्ड सेट किया कि हमें किसी भी प्रोडक्शन में 100 यूनिट्स बनानी है। उसके लिए हमने एफिशिएंसी लगाई, अपने एक एम्प्लॉय है उसने अपनी प्रॉपर एफिशिएंसी से उसके साथ काम किया। एफिशिएंसी से काम करने के पास उसके पास 99 या 98 जितने भी अप्रॉक्स लगा लो यूनिट्स उसने अब बना दी। बट वो क्या है, एक्यूरेट बनी, उनमें कोई डिफेक्ट नहीं है। तो वो क्या है, उसकी एफिशिएंसी है कि उसकी इतनी एफिशिएंसी है कि वो प्रॉपर यूनिट जितनी बना रहा है वो बहुत अच्छे से बना रहा है। तो फिर टेलर ने यही बोला कि अगर एफिशिएंसी होगी तो वो प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज करेगी। इसके अपोजिट फ्योल जी ने क्या बोला, फ्योल जी ने बोला कि दिस थियरी स्टेट्स दैट द सक्सेस और फेलियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स ऑन द मैनेजमेंट के फंक्शंस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो सक्सेस और फेलियर किस पे डिपेंड करता है, मैनेजमेंट के फंक्शंस पे, कि मैनेजमेंट कैसे रिएक्ट करता है। सपोज कि एफिशिएंसी किसी की ज़्यादा है किसी की कम है, तो उस पर हमारे जो एचआर डिपार्टमेंट है उसके क्या रिएक्शंस हैं, क्या वो उन पर रिएक्ट करते हैं, क्या डिसीजंस लेते हैं, उस पर डिपेंड करता है हमारे फ्योल की थ्योरी। समझ में आया। सेकंड पॉइंट प्रेजेंटेड बाय द एफ.डब्ल्यू. टेलर, तो हमें पता है टेलर की थ्योरी तो एफ.डब्ल्यू. टेलर जी ने दी है और ये दी हमें हेनरी फ्योल जी ने। थर्ड गिव्स एम्फेसाइज ऑन द एम्प्लॉयज एफिशिएंसी एंड बेटरमेंट ऑफ द टास्क एंड द टूल्स। अब इसका मेन फोकस क्या था कि एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी पे ध्यान दो और उनके बेटरमेंट की टास्क कैसे बेटर हो सकता है, इस चीज़ पे हमें फोकस करना होता है। वहीं फ्योल जी ने किस चीज़ पे फोकस किया कि बेटरमेंट ऑफ मैनेजर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, की हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है और हमारे जो मैनेजर्स हैं वो कैसे बेटर हो सकते हैं। अगर वो बेटर होंगे तो हमारा ऑब्वियसली कि एम्प्लॉयज़ अच्छे से वर्क करेंगे। फोर्थ पॉइंट नॉट सूटेबल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस की थ्योरी की है ये, टेलर की थ्योरी, ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल नहीं हो सकती, और जो फ्योल की थ्योरी है वो हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है। सेकेंड, अब इसको और एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा हम कि हेनरी फ्योल को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ द मॉडर्न मैनेजमेंट, जो लेट डाउन, जिसने क्या दिए थे हमें 14 प्रिंसिपल्स दिए थे किस चीज़ के लिए, इम्प्रूव करने के लिए ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन को। ये हमने पीछे पढ़ा कि हम वो ये हेनरी फ्योल जी ने क्या किया कि मैनेजर्स को और एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए अपने प्रिंसिपल्स दिए थे। वहीं टेलर को हम क्या बोलते हैं, टेलर को बोलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर या फादर ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। और इसने क्या दिया था कि 4 प्रिंसिपल्स दिए थे टेलर जी ने हमें, जो किसके लिए थे, इंक्रीज़ करने के लिए प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करने के लिए। इनको इस हेनरी फ्योल की क्या है, जर्नल थ्योरी है, और एफ.डब्ल्यू. टेलर जी की क्या है, साइंटिफिक थ्योरी है। टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए हमारी क्या है, जर्नल थ्योरी, और लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए हमारी साइंटिफिक थ्योरी। यूनिवर्सल एप्लीकेबल होती है हमारी जनरल थ्योरी, जनरल है तो यूनिवर्सल होगी, और अप्लाई स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन से होते हैं, हमारे टेलर जी की। पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया, और उन्होंने क्या किया, टेलर जी ने क्या किया था, ऑब्जर्व किया था और एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उसके थ्रू अपना थ्योरी दी थी। ओरिएंटेशन क्या किया था कि मैनेजरियल फंक्शंस इन्होंने ओरिएंट किए थे, और इन्होंने क्या था, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में ओरिएंटेशन किया था।
सिस्टम एंड वेजेस पेमेंट, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट विद मैनेजर्स। हेनरी फ्योल जी ने बोला कि हम अपने जितने भी प्रॉफिट हैं हमारे, वो मैनेजर्स के थ्रू शेयर करेंगे, मैनेजर्स के साथ शेयर करेंगे। और टेलर जी ने क्या बोला कि डिफरेंशियल पेमेंट सिस्टम, कि हर चीज़ के लिए डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट सिस्टम होगा। सपोज कि पीस रेट सिस्टम हो गया कि हमने इतने पीस बनाए, आप 20 पीस बनाएंगे तो इसके हिसाब से आपको इतने रुपए मिलेंगे। या फिर पीस रेट सिस्टम था टाइम रेट, कि आप मान लो 8 घंटे अगर आप काम करते हो तो आपको इतना अमाउंट आपको बोनस के रूप में दिया जाएगा। तो ये किस चीज़ किसने दी थी, हमें टेलर जी ने दी थी। नेक्स्ट अब आते हैं हमारे टेलर के प्रिंसिपल्स कौन कौन से थे। टेलर के प्रिंसिपल्स हैं हमारे साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब, कि साइंस किसके साथ चलना चाहिए, हमें नॉट अ रूल ऑफ थंब। हमें ये नहीं बोलना है कि हाँ सब कुछ ओके है, कुछ गलत हो रहा है या कुछ प्रोडक्टिविटी अप डाउन हो रही है, हमने ये बोल दिया कि ओके सब ठीक चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हर चीज़ अपने रूल के हिसाब से चलेगी, फॉलो अप होती हुई चलेगी, अप टू डाउन चलेगी। जैसे जो मैनेजर्स ने बोला कि हाँ हमने ये रूल्स बना दिए, डन, इसको फॉलो करना, नहीं ऐसा नहीं होगा। कि जो सबके लिए सूटेबल्स होंगे, हमें ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस ही बनाने चाहिए ताकि वो जो डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प करें, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करें। नेक्स्ट, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। अब हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस तो बना दिए, लेकिन उसके बाद क्या होते हैं, हमें वो रूल एंड रेगुलेशन सबके साथ हार्मोनी मतलब साथ लेकर चलना है सबको। अकेले वो सारी चीज़ रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं होंगे, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव नहीं होगी। तो हर डिपार्टमेंट को साथ लेकर चलना है। थर्ड पॉइंट है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल। सबको कोऑपरेट करना पड़ेगा अपने गोल को सेटिस्फाई करने के लिए। इसलिए क्या है कि सबको कोऑपरेट करके काम करना पड़ेगा। जैसे एचआर डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, हर चीज़ आपस में मिलजुल कर काम करेगी, तभी आगे चीज़ गोल हमारा फोकस गोल पे फोकस होगा। इंडिविजुअल हम किसी भी गोल को अचीव नहीं कर सकते। फोर्थ, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, कि जितना एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं एटलीस्ट उनको उनके काम के हिसाब से पेमेंट मिलना चाहिए, ताकि उनका भी डेवलपमेंट हो। उनको डिसीज़न लेने में भी उनको इन्वॉल्व करना चाहिए एम्प्लॉयज़ को, ताकि उनका डेवलपमेंट हो। उनकी भी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए डिसीज़न मेकिंग में। नेक्स्ट, अब हमारे फ्योल जी के 14 प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट, डिवीज़न ऑफ वर्क, कि हम किसी भी कार्य को अकेले नहीं कर सकते, हमें हर काम को डिवाइड करके ही चलना पड़ता है। कि सपोज़ कि एक काम है वो हमें प्रोडक्शन करना, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए दिया, फिर उसकी मार्केटिंग के लिए हमने एडवर्टाइजमेंट में दिया, फिर उसको आगे फर्दर करने के लिए हमने लॉजिस्टिक में दिया। ऐसे ही हमें हर काम को डिवाइड करके चलना पड़ेगा। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें अपने एम्प्लॉयज़ को अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिवाइड करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि टॉप मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट में कोई डिसीजन ले लिया वही चलता नहीं। टॉप मैनेजमेंट को आगे अपनी अथॉरिटीज़ अपनी देनी पड़ेंगी एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्रॉपर फुलफ़िल कर सकें। थर्ड, सारे जो प्रॉपर डिसिप्लिन में रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो होने चाहिए, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना चाहिए। फोर्थ, यूनिटी ऑफ कमांड, कि एक एम्प्लॉय कोई एक टॉप लेवल का मैनेजर उसने कोई कमांड दी तो उसको फॉलो सारे रूटीन में करेंगे, ताकि जिससे हमें हारमोनी बनती चली जाए, कोऑपरेशन बनता चला जाए। फिफ्थ, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कि हम सारे के सारे एक डायरेक्शन में चलेंगे। कि हमारा गोल ये है कि हम सपोज़ हमारा गोल है हमें 100 यूनिट प्रोडक्शन करनी है, उसके लिए हमारी एक डायरेक्शन बना दी, उस डायरेक्शन में ही सबको एम्प्लॉयज़ को चलना पड़ेगा। ये नहीं कि बीच में से कोई राइट साइड जा रहा है कोई लेफ़्ट साइड जा रहा है, तो क्या होती है हमारी डायरेक्शन चेंज होगी, तो हमारा गोल से हम अपना फोकस हट जाएगा। इसलिए हमें सिर्फ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में सारे एम्प्लॉयज़ मिलकर काम करेंगे। फिफ्थ, कि सुबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, कि हमें इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को भी समझ के काम करना पड़ेगा। सपोज़ कि इंडिविजुअल का इंटरेस्ट कुछ किसी काम में है, सपोज़ कोई एक पर्सन है उसको मार्केटिंग अच्छे से आती है, लेकिन हम उसको प्रोडक्शन में डाल रहे हैं,
नहीं, ऐसा नहीं है कि हमें उसके भी इंटरेस्ट को समझना चाहिए। उसका इंटरेस्ट सपोज कि हम उसको काम के लिए तो फोकस कर रहे हैं, उसका काम में तो पूरा फोकस है, बट वो मेंटली सेटिस्फाइड, मेंटली प्रिपेयर नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उसको सपोज कि उसको सैलरी कम मिल रही है, तो वो मेंटली डिसेबल हो जाएगा। इसलिए हमें उसका इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को भी समझ के काम करना चाहिए। रेमुनरेशन प्रॉपर एम्प्लॉयज़ को उनके वर्क के अकॉर्डिंग उनको रेमुनरेशन भी मिलना चाहिए, ताकि वो मेंटली स्टेबल रहें और अच्छे से प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करते रहें। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन, कि हर एक चीज़ सेंट्रलाइजेशन के थ्रू जुड़ी रहनी चाहिए। सपोज कि 10 बंदे हैं, 10 बंदों के एक हेड बनाया है, उस हेड के अंडर सेंट्रलाइजेशन है कि वो उस हेड की जो बात है वो हर एक एम्प्लॉय फॉलो करेगा, जिससे कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं होंगे। स्केलर चेन क्या है कि ऊपर टॉप लेवल मैनेजमेंट, उसके बाद फिर मैनेजर्स के बाद फिर लोअर लेवल मैनेजर्स, फिर सुपरवाइजर्स, फिर सुपीरियर्स, फिर एम्प्लॉयज़, फिर लोअर लेवल एम्प्लॉयज़। ऐसे एक स्केलर चेन में सारी चीज़ें, रूल एंड रेगुलेशंस होंगी या कोई डिसीजंस होंगे, ऐसे ही फॉलो होंगे। ये टॉप टू डाउन अप्रोच होगी। नेक्स्ट, ऑर्डर सारी चीज़ें ऑर्डर में चलेंगी। एक एम्प्लॉयज़ ने टॉप लेवल ने मैनेजमेंट ने जो डिसीजन लिया वो फिर लोअर मिडल पे आएगा, मिडल से फिर वो लोअर लेवल पे आएगा। ऐसे ही हमारे डिसीजंस वो अप टू डाउन फॉलो होते जाएंगे। इक्विटी मतलब इक्वल, हम सब एम्प्लॉयज़ को इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। मीन्स क्या कि इक्वली उनको प्रेफरेंस देंगे। ये नहीं कि किसी एम्प्लॉयज़ को क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा है या फिर हम उसको अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, या किसी एम्प्लॉय को हम ऐसे ही ड्यू टू सम रीजंस लाइक किसी भी कास्ट की वजह से या किसी भी उसके क्वालिफ़िकेशन की वजह से हम उसको नीचा दिखाने की कोशिश करें। नहीं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक एम्प्लॉय को इक्वल प्रेफरेंस दी जाएगी। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर एंड पर्सनल, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर की हमें कि हर एम्प्लॉयज़ का टेन्योर फिक्स करना है। जैसे कि सपोज़ कि एक एम्प्लॉय को हमने न्यू ज्वाइन करवाया, उसका टेन्योर रख दिया हमने कि 5 साल की, 5 साल से पहले वो छोड़ के नहीं जाएगा एम्प्लॉयज़ को। ऐसा क्यों? अगर हम एम्प्लॉयज़ का टेन्योर फिक्स नहीं करेंगे तो एम्प्लॉयज़ आएंगे, पसंद नहीं आया, बीच में छोड़ के चले जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे HR डिपार्टमेंट है उसकी स्टेबिलिटी डाउन हो जाएगी। स्टेबिलिटी डाउन होगी तो क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्शन है डिपार्टमेंट है, सारा सिस्टम हिल जाएगा। प्रोडक्शन है हमारा वो रुक जाएगा, फिर तो सारा सिस्टम हिल ही जाएगा, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। इनिशिएटिव, हमें न्यू एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते रहना चाहिए कि वो इनोवेटिव आइडियाज़ क्रिएट करें, इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आएँ, जिससे इनोवेशन हो। इनिशिएटिव लें वो हमारे डिसीजन में, कि कोई भी एक जैसे क्विक डिसीजन लेना हमें, तो सब अपने अपने आइडियाज़ दो, कि इनिशिएटिव लो कि हाँ हम आइडियाज़ देने के लिए प्रिपेयर हैं। तो इनिशिएटिव उनके देने के लिए एम्प्लॉयज़ को प्रिपेयर रहना चाहिए। एस्पिरेट डिकोड्स, कि हमें एक दूसरे के प्रति घृणा की भावना नहीं, आपस में मिलजुल कर काम करना चाहिए, अच्छी भावनाएं रखनी चाहिए। अच्छी भावनाएं अगर एम्प्लॉयज़ के बीच में होंगी तो वो काम अच्छे से प्रॉपरली कर सकेंगे। नेक्स्ट है हमारा हॉथरन इफेक्ट। हॉथरन इफेक्ट क्या था कि एल्टन मायो जी ने क्या किया कि ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए एक फिनोमिना सोचा कि मैं ऑर्गेनाइजेशन में जाऊंगा और हॉथरन इफेक्ट क्या है कि एल्टन मायो जी ने एक फिनोमिना सोचा कि बिहेवियरल स्टडीज़ करेंगे हम एम्प्लॉयज़ की, कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ किस चीज़ से खुश होकर प्रोडक्टिविटी उनकी इम्प्रूव होती है, या किस चीज़ से वो ना खुश हैं जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में डाउनफॉल आ रहा है। तो ये समझने के लिए उन्होंने एक हॉथरन स्टडी की, जिसमें उन्होंने क्या किया, हॉथरन इफेक्ट्स इज द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट्स कॉल्ड द हॉथरन स्टडी कंडक्टेड बाय एल्टन मायो, कि फिजिकल कंडीशंस क्या हैं। सपोज कि उन्होंने देखा कि आपस में आदमी मिलजुल कर काम करेंगे, उनका जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या है, किस चीज़ में उनका इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, कि वो काम तो कर रहे हैं लेकिन वो अपनी सैलरी से खुश नहीं है, रेमुनरेशन से खुश नहीं है, तो उनकी प्रोडक्टिविटी लो जा रही है। या फिर उन्होंने देखा कि हम वो आपस में मिलकर काम करने में इंडिविजुअल सोशलाइजेशन में वो खुश हैं। तो उन्होंने क्या किया, अगर हम उनको सोशलाइजेशन के लिए फॉलो करते हैं तो वो अपनी उनकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो सकती है। इंडिविजुअल काम करने की जगह वो मिलजुल कर काम करना पसंद करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इस स्टडी को
इस थ्योरी को स्टडी किया, जिससे उन्होंने नाम दिया हॉथरन इफेक्ट। नेक्स्ट, हॉथरन इफेक्ट क्या है कि एक इंडिविजुअल है वो अकेला काम करता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी मीडियम रहती है, लेकिन अगर वही इंडिविजुअल और 3 लोगों के साथ मिलकर काम करता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी ग्रीन पे चली जाती है, मीन्स हाई लेवल पे चली जाती है प्रोडक्टिविटी। तो सोशलाइजेशन की तरफ उन्होंने ज़्यादा फोकस किया। नेक्स्ट हमारी मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी थ्योरी। मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी थ्योरी क्या बोलती है कि इन्होंने 6 पॉइंट्स हैं कि करियर ओरिएंटेशन, मैनेजर्स आर करियर प्रोफेशनल होने चाहिए। जो हमारे मैनेजर्स हैं वो क्या होने चाहिए, हमारे करियर में प्रोफेशनल होने चाहिए। ये नहीं कि उनकी मैनेजर्स किसी एक डिपार्टमेंट का मैनेजर है वो अपने ही डिपार्टमेंट का ओनर समझे, नहीं, वो अपने मैनेजर्स क्या होते हैं करियर प्रोफेशनल, अपने करियर के लिए परफेक्ट प्रोफेशनल होना चाहिए उनका। सेकेंड, फॉर्मल सिलेक्शन, पीपल्स आर सेलेक्टेड फॉर जॉब बेस्ड ऑन द टेक्निकल क्वालिफिकेशन। जिस चीज़ के लिए हमें एचआर की ज़रूरत है, मैनेजर की ज़रूरत है, उस ड्यूटी के लिए प्रॉपर क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। सपोज़ कि एचआर के लिए हमें या अकाउंटेंट के लिए हमें, तो अकाउंटेंट के लिए चाहिए तो हमें प्रॉपर अकाउंटेंट की नॉलेज वाला भी एम्प्लॉय, अकाउंटेंट की क्वालिफिकेशन वाला एम्प्लॉयज़ ही चाहिएगा। थर्ड, डिवीजन ऑफ लेबर, जॉब्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल रूटीन एंड वेल डिफाइंड टास्क। अब जॉब है कोई, उसको अलग अलग सिंपल वे में डिफाइन करना चाहिए कि इस जॉब के अंदर ये टास्क होंगे और इस टास्क को ये एम्प्लॉय फुलफिल करेगा। फॉर्मल रूल एंड रेगुलेशन, सिस्टम्स रिटन, जो सिस्टम के रूल और रेगुलेशंस हैं वो प्रॉपर स्टैंडर्ड में ऑपरेटिंग प्रोसीजर में ही लिखे होने चाहिए और वो रिटन में होने चाहिए, ताकि कल को कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो वो उसके लिए एज अ प्रूफ, एविडेंस के वो हमें प्रूव कर सकें हम उसको। नेक्स्ट, अथॉरिटी हिरार्की, पोजीशन ऑर्गेनाइज्ड इन एन हिरार्की विद अ क्लियर चेन ऑफ कमांड, कि क्लियर चेन ऑफ कमांड होनी चाहिए कि एक एम्प्लॉय सेट कर दिया, वही एम्प्लॉय नीचे सारे डिसीजंस देगा और उसकी डिसीजंस को सारे फॉलो अप करेंगे, प्रॉपर चेन में चलेंगे सारे एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट, इम्पर्सनैलिटी, यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ रूल एंड कंट्रोल नॉट अकॉर्डिंग टू द पर्सनैलिटी, सबके लिए रूल एंड रेगुलेशन सेम होनी चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए, किसी की पर्सनैलिटीज़ के बेस पे कोई रूल एंड रेगुलेशंस चेंज नहीं होना चाहिए। ये हमारी मैक्स वेबर की थ्योरी, ब्यूरोक्रेसी थ्योरी। जैसे कि डिवीज़न ऑफ लेबर में जॉब को अलग अलग डिफाइन कर दिया, आप लोग देख लीजिएगा, सेम है, बस उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया गया इसमें। नेक्स्ट आती है हमारी कंटीजेंसी अप्रोच। कंटीजेंसी अप्रोच को हम क्या बोलते हैं, सिचुएशनल अप्रोच भी बोलते हैं, कि हर एक काम एक चीज़ के हिसाब से नहीं होता, कोई भी एक डिसीज़न हम लेते हैं वो हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। किसी सिचुएशन में वही डिसीज़न सही होगा या किसी सिचुएशन में वही डिसीज़न गलत होगा। तो किसी के लिए कोई रूल सही होगा, किसी के लिए कोई रूल गलत होगा। इसलिए देयर इज़ नो वन यूनिवर्सल एप्लीकेशन सेट ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल का कोई यूनिवर्सल एप्लीकेबल सेट नहीं है बाय विच मैनेजर ऑर्गेनाइज, कि मैनेजर्स किस चीज़ को कहाँ पे सेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। सिचुएशन के अकॉर्डिंग हर रूल एंड रेगुलेशन डिसीजंस चेंज हो सकती हैं। ऑर्गेनाइजेशंस आर इंडिविजुअल डिफरेंट, ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग हो सकते हैं, फेस डिफरेंट सिचुएशन, अलग अलग डिफरेंट, कोई पीक पे चल रहा है, कोई ग्रोथ पे चल रहा है, कोई डिक्लाइन पे चल रहा है, तो उनके लिए अलग अलग रूल्स बनेंगे। एंड रिक्वायर्ड डिफरेंट वे ऑफ मैनेजिंग, और सब के अपने अपने क्या होंगे, अपने अपने थॉट होंगे, वो उसके हिसाब से अपने अपने थॉट के हिसाब से अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने की कोशिश करते हैं। तो सिचुएशन अलग होगी तो उनके डिसीजंस भी अलग होंगे। ये होगी कंटीजेंसी या सिचुएशन अप्रोच। ओके, आज का टॉपिक यहीं ख़त्म। थैंक यू। तो अब हमारी क्या हो गई है, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल हम लेके आएंगे इसके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे इसमें आते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम में आते हैं उस टाइप्स के क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, बाय। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। थैंक यू।